तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं अपन, इसको अपन H से डिनोट करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर-नाथ इफेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर-नाथ इफेक्ट, या फिर अपन इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, और इसे अपन सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, अपन इसे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। देखो भाई, कॉन्जुगेशन तो डबल बॉन्ड में होता है, मतलब पाई बॉन्ड में होता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन अपन ने डबल बॉन्ड पढ़ा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज पढ़ा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज पढ़ा, लाइक दैट अपन ने पढ़ी कॉन्जुगेशन। बताऊंगा मैं कैसे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। एक बात अपने दिमाग में हमेशा रहेगा, दिस इज पार्शियल रेजोनेंस। जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होता है, इसको अपन थोड़ा सा पार्शियल रेजोनेंस बोलते हैं। और बताऊंगा मैं कैसे, थोड़ा सा अपन सीक्वेंस बना लेते हैं कैसे अपन को पढ़ना है। तो ये ना एक पार्शियल रेजोनेंस जैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे अपन जो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अपन मेनली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसी से बताएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसी से बताएंगे अपन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इसी से बताऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इसी से बताऊंगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसी से बताऊंगा। इवन देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स जिससे अपन मतलब इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन पढ़ सकते हैं, और भी फैक्टर्स हैं, तो उससे भी अपन बता सकते हैं स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन, वो भी फैक्टर जैसे डाइपोल मोमेंट है और भी काफी सारी चीजें हैं जो अपन इससे बता सकते हैं, बट मेनली इनको अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में जरूर यूज करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अपन एक बात और ध्यान रखेंगे कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो अपन पढ़ेंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा उतना ज्यादा मैं उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बताऊंगा। अल्फा एच एटम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलूंगा मैं, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अगर किसी में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट conjugation is inversely proportional to inductive effect। वैसे अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन यूज करेंगे, वरना अपन इंडक्टिव इफेक्ट को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, मेनली तो अपन इसको यूज करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। और अब अपन चेक करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू टेल मी दैट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सो दैट वी आर एबल टू नो दैट बेकर-नाथ इफेक्ट, तो ही इज द साइंटिस्ट जिसने वो शो किया था। नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट एंड द सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वील चेक व्हाट इट इज, वो स्ट्रक्चर में तुमको पता चल जाएगा। अपन एक बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं। सो लेट अस डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अपन सबको पता है व्हाट इज कार्बोकैटायन, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में एक्चुअली व्हाट हैपन, सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ, इफ वी हैव मिथाइल का इथाइल कार्बोकैटायन ले लेते हैं, बिकॉज मिथाइल विल बी द सिंपलेस्ट वन, उसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। इथाइल कार्बोकैटायन, तो अगर मैं इथाइल कार्बोकैटायन लिखूंगा तो CH3 CH2 अ पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन इज लाइक अ फंक्शनल ग्रुप, जैसे फंक्शनल ग्रुप होता है वैसे कार्बोकैटायन भी होता है, जैसे अपन फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं वैसे कार्बोकैटायन भी फंक्शनल ग्रुप है।
सो व्हाट वी से दैट कि भाई अगर हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज हाउ दैट कार्बोकेटाइन कैन बी रिटन। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, और दो हाइड्रोजन और ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज हाउ द कार्बोकेटाइन इज। अगर अपन इसमें इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे, सपोज जो कार्बोकेटाइन अपन ने लिखा हुआ है उसका एक बार ऑर्बिटल स्ट्रक्चर चेक करता है। देयर इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसके पास दो हाइड्रोजन एटम है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, दीज आर द टू हाइड्रोजन एटम वी हैव, और इसमें ये एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। ऑब्वियसली बात है, वी नो दैट अगर पॉजिटिव चार्ज लिखोगे तो देयर इज अ एम्प्टी ऑर्बिटल, वी ऑलरेडी नो दैट। फिर अपन कहेंगे इसके पास तीन हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम ऐसे होगा, अज्यूम कर लेते हैं अपन, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे होगा, और ये कार्बन वी नो दैट दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो तीन हाइड्रोजन होंगे, मैं एक sp3 है तो अपन को पता है इसमें जो CH बॉन्ड होगा दैट इज sp3s ओवरलैपिंग। तो अपन को अच्छे से पता है कि हाइब्रिडाइजेशन अदर एटम के आने के पहले ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस किया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ना ये ऑर्बिटल बना लेते हैं अपन पूरा, मतलब यहां पर ना CH बॉन्ड का मैं पूरा ऑर्बिटल बना लेता हूं, ये H था और ये इसका sp3, sp3 ऑर्बिटल ऐसे है। तो अपन को ऑलरेडी पता है CH बॉन्ड अगर आप बना रहे हो तो आपने यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बताया मुझे, वो ऑर्बिटल बना के दिखाया आपने। अब अपन कहेंगे ठीक है, आपने जो मुझे ऑर्बिटल यहां पर दिखाया हुआ है, वी नो दैट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नो डाउट वी विल से दैट इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज नॉन मेटल है, बट इट विल बी रिलेटिवली स्टेबल देन द ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होता है। बट हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, हम उसे बोलते ही हैं प्रोटॉन। तो अपन कहेंगे उस केस में अगर हम इस ऑर्बिटल डायग्राम को थोड़ा सा समझें तो अपन को ऐसे दिख रहा होगा, यहां पर मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड लिया हुआ है ऐसे, और यहां पर इसके दो हाइड्रोजन एटम होंगे ऐसे, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, सपोज कर लेते हैं ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला राइट ना जो अपन को दिख रहा है, और अगर ये दोनों कार्बन एटम है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके हाइड्रोजन ऐसे होंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एम्प्टी ऑर्बिटल, हाइड्रोजन विल बी लाइक दिस। और यहां पर जो ये sp3 है उसमें अपन कहेंगे एक हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, तुमसे दूर एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, और एक हाइड्रोजन ऐसे रहेगा। ये जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है ना CH बॉन्ड, ये इस एम्प्टी ऑर्बिटल के प्लेन में होता है। अगर ये इस एम्प्टी ऑर्बिटल के प्लेन में होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या कहेंगे, अगर एक एम्प्टी ऑर्बिटल उसके प्लेन में ये है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल था, ये उसका प्लेन था जिसमें ये CH बॉन्ड है, तो ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैपिंग करता है, मतलब ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैपिंग करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, ये तो पहले से सिग्मा बॉन्ड है अपन कहेंगे, हाँ ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने का, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके ऑर्बिटल ऐसे, मतलब हाइड्रोजन यही रहेगा, वो अपने पोजीशन को लीव नहीं करेगा, लेकिन इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करेगा ऑर्बिटल मिक्सिंग, लेकिन वो वापस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो वापस शिफ्ट हो जाएगा, फिर ऐसे हो सकता है, फिर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, शिफ्टिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि आप बॉन्डेड ऑर्बिटल को, मतलब ये जो बॉन्डेड ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल को इससे ओवरलैप कर रहे हो आप, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि जब यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं ऐसे, मतलब ये वाला ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इससे एक तरीके से जैसे पर बताते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके साथ ऐसे ओवरलैप करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, अपन कहेंगे उस केस में ये पाई बॉन्ड बनेगा। मैं इसको HC, इधर H और इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर H और इधर CH2 और इधर डबल बॉन्ड बनाऊंगा। मैं क्या कहूंगा कि भाई यहां पर जो ये H पॉजिटिव बन रहा है, इट विल नॉट लीव इट्स पोजीशन, इट इज नॉट एसिडिक, मतलब वो अपने आप लीव नहीं करता, सो इट विल नॉट लीव इट्स पोजीशन, लीव इट्स पोजीशन, वो अपना पोजीशन लीव नहीं करेगा, लेकिन
अब ये इसका, क्योंकि इसका टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने का ज्यादा है, तो इसका टेंडेंसी अगर पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने का ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई कार्बन से मैं ऐसे शिफ्टिंग शो कर सकता हूं, क्योंकि ये ऑर्बिटल अगर इधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन की जगह किस पे आएगा, प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन पे कार्बन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो अपन कहेंगे सर ये तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक तरीके से एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा। तो हमने कहा देखो भाई ये लीव नहीं कर रहा है, इसने ऐसा, हमने इसको कंप्लीटली शिफ्ट नहीं किया है, ये कंप्लीटली शिफ्ट नहीं किया है, बस ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड जैसे बना रहा है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन एटम के साथ ऐसे अपन एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब उसमें कंप्लीटली शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं पर बस रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन एटम से ही हो सकता है, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन एटम थे, इसलिए अपन ने लिखा हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम द सीएच बॉन्ड, वो बॉन्ड अपना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अपना पोजीशन लीव नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो भाई सिग्मा बॉन्ड तो भी तो स्टेबल था, तो वो वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, देन इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो अपन उसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो उसको अपन रेजोनेंस फिनोमेना कहते हैं। तो अपन कहेंगे सर इस पर रेजोनेंस फिनोमेना तो हमने डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में पढ़ा हुआ है, ये तो सिंगल बॉन्ड में है, हाँ दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट द प्योर रेजोनेंस, इसलिए तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं। और हम ये भी बोल रहे हैं कि देख भाई यहां पर आपने बॉन्ड नहीं बना रखा, लेकिन फिर भी मैं रेजोनेंस शो करूंगा, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। हम सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को वापस सिग्मा में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर सिग्मा को पाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां तो ऑसिलेशन किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड में बन रहा है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में, दैट्स वी आर कॉलिंग इट एज अ सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। वरना ऑसिलेशन किसका होता है, अपन को पता है, अगर कॉन्जुगेशन करना है ना आपको, तो ऑसिलेशन आपको किसका करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड का करना पड़ेगा, है ना, अपन को पाई बॉन्ड का ऑसिलेशन करना पड़ेगा, राइट, लाइक दिस। तो इसमें अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, आपने मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए होता है बिकॉज ये ऑर्बिटल सेम प्लेन में आ सकते हैं, और अगर सेम प्लेन में आएगा तो मिक्सिंग हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने का टेंडेंसी कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है भाई, मान लिया। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब एक बात है इसमें, अपन कहेंगे कि सर इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आप बताओ कैसे हो रहा है, तो अपन कहेंगे देख भाई, अपन इसमें कहेंगे कि इसका जो ऑर्बिटल यहां बन रहा होगा, ये तो पी पाई ऑर्बिटल बन रहा होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बनेगा तो इसका पाई ऑर्बिटल उसका पाई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा, और ये कौन सा ऑर्बिटल था, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड था और ये पाई बॉन्ड बना रहा है, तो मैं इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोल दूंगा। हाँ तो वो तो बोल ही रहे हो आपकी सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, एक सिग्मा ऑर्बिटल जो है यहाँ पर, ये जो सिग्मा ऑर्बिटल था वो आप पाई में कन्वर्ट कर रहे हो और पाई को सिग्मा में, तो यहां पर जो ऑर्बिटल्स होंगे जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो ये पी पाई बॉन्ड बना रहा है, और यहां पर सिग्मा पी, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो यहां पर बॉन्ड होगा वो तो सिग्मा बॉन्ड होगा, तो सिग्मा sp3 is converted into sigma, that is sigma sp3 is converted into the pi orbital, pi p orbital। अब इसको आप सिग्मा पी बोल सकते हो क्या, तो अपन कहेंगे अगर हम चाहें तो बोल भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये sp3 है, मतलब इसमें 75% p कैरेक्टर तो है, तो मैं सिग्मा p को पाई p में कन्वर्ट करूंगा, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग कि सिग्मा p कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पाई p ऑर्बिटल, सो इट इज कॉल्ड सिग्मा को पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में, सो इट इज कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो अपन बता सकते हैं इट कैन बी कॉल्ड एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सो वो लिखा हुआ है वैसे, सिग्मा पी पाई पी कॉन्जुगेशन अपन लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिग्मा पी पाई पी कॉन्जुगेशन, वो अपन ने देख लिया भाई ऐसे होता है, सिग्मा पी पाई पी कॉन्जुगेशन होता है, वी हैव सीन दैट। तो जितना अब अपन को दूसरी बात ये होगा कि क्या
सारे हाइड्रोजन को हाइपर कॉन्जुगेशन में अज्यूम करूंगा या मतलब एक ही हाइड्रोजन को करूंगा? तो अपन कहेंगे देख भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन तो मैं कहूंगा 3 हाइड्रोजन से होता है, जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। लेकिन एक बार में एक ही हाइड्रोजन हो सकता है, वो भी वो वाला हाइड्रोजन एटम जो एम्प्टी ऑर्बिटल के प्लेन में होगा। जो सी एच बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल के प्लेन में होगा, कॉन्जुगेशन भी उसी से होगा। तो फिर मैं कहूंगा तो एक बार इससे कर सकता हूं, एक बार इससे कर सकता हूं, एक बार इससे कर सकता हूं। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन तो मैं कहूंगा इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं, क्योंकि एक बार में मुझे पता है एक ही हाइड्रोजन से कर सकता हूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही सी एच बॉन्ड इसके प्लेन में हो सकता है। बिल्कुल। तो किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी कार्बोकेटाइन का अपन कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतने ही होंगे जितने उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम एक ही बार में कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। ठीक है भाई, तो विल से दैट। अब इससे हमें क्या फायदा? तो अपन कहेंगे देखो भाई, एक बात है, अपन पहले तो ये मैं इन पार्ट को हटा रहा हूं क्योंकि ये तो अपन को डिस्कस करना है। अब अपन देखेंगे इसका एप्लीकेशन कि भाई हमें क्या फायदा है ये सब पढ़ने से। ठीक है, एक तो मैंने जो यहाँ पर जितना भी पार्ट आपको बताया है वो सारा पार्ट ध्यान से, मतलब आप जो मैंने लिखा है काफी कुछ तो मैंने लिख ही दिया है, लेकिन जो भी आपको बताया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना और लिखना, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी मैं आपको बोल रहा हूं उसी से आएगा, उसी से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे मान लो अब एग्जाम्पल है तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो एक पार्ट तो ये कि अगर अपन से कोई पूछेगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, राइट ना, एग्जाम्पल वन कर लेते हैं। तो मेरे पास गिवन है which of the following has shorter CH and CC bond। मुझे दो ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन गिवन है CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ऑप्शन मुझे गिवन है CH3 एंड CH3। तो पहले अगर अपन सीसी बॉन्ड की बात करते हैं, सो सीसी बॉन्ड लेंथ, अगर दोनों में चेक करूंगा तो सीसी बॉन्ड लेंथ ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन ए। व्हाई इट इज सो? अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। अगर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता और इसमें हो सकता है, तो इसमें तो बहुत कम टाइम के लिए भी होगा, लेकिन कार्बन कार्बन में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा अपन बताएंगे ना, ये वाला हाइड्रोजन एटम इधर शिफ्ट हो सकता है, वापस आएगा। ये एसिडिक नहीं है, ये अपने पोजीशन को लीव नहीं करता, लेकिन अपन को ये पता है कि अगर ये पार्शियल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब थोड़ा सा, मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि भाई अपन को एग्जैक्ट वैल्यू पता हो कि कितना पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है इधर, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं, लेकिन हमें कंसेप्ट से मतलब है कि अगर यहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। मतलब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मुझे कार्बोकेटाइन चाहिए। तो अपन कहेंगे अगर यहां डबल बॉन्ड बनेगा, वहां प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे यहां पर बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा होगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही है, लेकिन डबल बॉन्ड बन सकता है और बन रहा होगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसमें नहीं है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ बता सकता हूं तो मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकता हूं। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा इससे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा भी अगर ज्यादा होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड रहेगा। अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ अगर चेक कर लेंगे तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अपन बता देंगे। तो सीएच बॉन्ड लेंथ की अगर बात करेंगे तो अपन कहेंगे सीएच बॉन्ड लेंथ में ए विल बी ग्रेटर देन बी। अभी सीएच बॉन्ड लेंथ में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अपन कहेंगे देखो ना, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा उसमें तो पार्शियल सीएच बॉन्ड होगा ना, ये तो पार्शियल सीएच बॉन्ड है, और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा उसका तो प्योर सीएच बॉन्ड होगा, ये तो प्योर सीएच बॉन्ड है।
और इसमें तो पार्शियल होगा, तो पार्शियल वाला मतलब बड़ा इजीली टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। इजीली टूटने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ा रहा होगा, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। इससे अपन बॉन्ड एनर्जी से ही बता सकते हैं। जैसे अपन ने कहा कि यहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो यहां बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। इन दोनों में से अपन कहेंगे भाई यहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, क्यों? इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा ना, ये तो पार्शियल बॉन्ड है। तो अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो मैंने लिखा बॉन्ड लेंथ क्यों है। तो बी में तो अपन कहेंगे, ए वाले में तो अपन कहेंगे यहां पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड है ना। जबकि यहां पर क्या होगा, प्योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बी में क्या था, पार्शियल पार्शियल, बी वाले में प्योर पार्शियल पार्शियल सिंगल बॉन्ड। अपन को बॉन्ड लेंथ पूछा था, यहाँ भी बॉन्ड लेंथ आपने पूछा। तो सी एच बॉन्ड लेंथ ये वाला बड़ा होगा क्योंकि पार्शियल बॉन्ड है, और वो वाला छोटा होगा क्योंकि वो तो प्योर सी एच बॉन्ड है, उसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। इसमें पार्शियल होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, और प्योर सी एच बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो अपन को काफी सारे आइडिया आ रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो सी एच बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों में ही फर्क पता होगा। अब अपन आते हैं अपने मेन बात पे कि भाई हमें इससे मतलब आपने कहा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, तो मैं इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करता हूं। एग्जांपल लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑफ कार्बोकेटाइन लिखने वाला हूं मैं। मान लो मुझे एक कार्बोकेटाइन ऐसे गिवन है CH3 CH2 और पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कार्बोकेटाइन मुझे ऐसे गिवन है, ये क्वेश्चन है मेरे पास CH3, और मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं CH3 CH2 एंड CH2 और पॉजिटिव चार्ज, और मुझसे कहा गया इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो अपन कहेंगे अगर इन दोनों में से मुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है तो मैं कहूंगा इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जबकि इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतना ही ज्यादा रेजोनेंस फिनोमेना होगा, दैट इज पार्शियल रेजोनेंस। कंजुगेशन मींस इट इज अ पार्शियल रेजोनेंस, राइट। तो अपन को पता है कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो तो पहले ही अपन पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने आपको कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन के बारे में पहले बताया हुआ था। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और इसमें अगर कंपेयर करूंगा तो ज्यादा स्टेबल इज A is more stable than B, that will be the answer। तो अपन कहेंगे सर इसका तो आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ये तो एक ही CH3 है। हाँ, तो आई इफेक्ट इज अ वीकर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट चेक नहीं करूंगा। इंडक्टिव इफेक्ट मैं तब चेक करूंगा जब मुझे लगेगा बाकी किसी इफेक्ट से मैं और चेक नहीं कर सकता, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन तो आपने बताया इट इज अ पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना, और इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट अ रेजोनेंस फिनोमेना। रेजोनेंस फिनोमेना में तो एनर्जी बहुत ज्यादा लिबरेट होता है। इसमें अपन दोनों में कहेंगे भाई अगर हमें स्टेबिलिटी बताना है तो जिसमें कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पहले मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस फिनोमेना। अगर रेजोनेंस फिनोमेना है तो ऑब्वियसली बात है अपन उसमें भी बताते हैं कि ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और हाइपर कंजुगेशन में तो पार्शियल रेजोनेंस है, तो अपन उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी बताएंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बहुत कम मतलब छोटे छोटे एग्जांपल लेके ही बस बंद कर दिया था, क्योंकि हमें पता था अपन को हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लेते हैं कि अपने पास ऐसे गिवन है CH2 अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, ठीक है ना। अगर अपने पास गिवन है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास गिवन है ऐसे, ये दोनों में अपन को बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर अपन चेक करेंगे इसमें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो अपन कैसे बताएंगे भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे अपन, बताओ भाई क्या बोलेंगे अपन, विच विल बी मोर स्टेबल। तो अपन कहेंगे ए वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जबकि इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ए का स्टेबिलिटी बिल्कुल सही बी से ज्यादा होगा। हम कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के लिए हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज वी आर हैविंग अ क्वेश्चन लाइक दिस, ऐसे मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे है, और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ऐसे गिवन है,
तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो अपन कहेंगे इसमें 6 अल्फा है और इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। भाई जो भी, ये तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोकेटाइन, तो इससे जो भी हाइड्रोजन जो भी कार्बन अटैच होंगे वो सारे के सारे अल्फा होंगे। तो अपन लिखेंगे इसमें 5 अल्फा है, इसमें 6 अल्फा है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब मेरे पास ऐसे गिवन है क्वेश्चन, दैट इज CH3 CH2 CH, a positive charge on this CH2 CH3, और B एक स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसे गिवन है, a positive charge on this and CH2 CH2 and CH3। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें भी 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इसमें भी 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे तो मैं इसमें स्टेबिलिटी डिफरेंस नहीं बता सकता। फिर कैसे बताएंगे? तो अपन कहेंगे भाई रेजोनेंस तो है नहीं, इसमें पार्शियल रेजोनेंस था, हाइपर कॉन्जुगेशन वो इक्वल है, तो फिर अपन कहेंगे कि भाई इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा इसके इंडक्टिव इफेक्ट से। जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट चेक किया, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा एल्काइल ग्रुप इसमें होगा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है उससे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में एक जैसा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे बी विल बी मोर स्टेबल देन ए ड्यू टू द प्लस इफेक्ट, नॉट ड्यू टू प्लस इफेक्ट। इन सब में अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर सॉल्व किया, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है एक क्वेश्चन, मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए दे देता हूं भाई, कि बताओ इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। Which will be more stable, right ना? कार्बोकेटाइन। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा आपको बताना है। Which will be more stable? तो अपन क्या करेंगे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है क्योंकि ये दोनों CH3 है, कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, सो इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके पास एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन इधर होगा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो अपन कहेंगे B इज मोर स्टेबल देन A। आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट कि अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे अल्फा हाइड्रोजन एटम बताने हैं। अब जैसे अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन ने बताया कि भाई कैसे स्टेबिलिटी बतानी है अपन को अल्फा हाइड्रोजन एटम से, बिल्कुल वैसे ही अपन को बताना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ राइट ना, कि भाई कैसे अपन, एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। सपोज हमारे पास ऐसे गिवन है, राइट ना, तो अपने पास गिवन है एक कार्बोकेटाइन ऐसे, एक ऐसे गिवन है अपने पास कार्बोकेटाइन, एक कार्बोकेटाइन मेरे पास ऐसे गिवन है। अभी दोनों में अगर चेक करेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसमें होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन दोनों में? इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसका बताएंगे अपन, बताओ भाई इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसका बताएंगे? तो अपन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अगर अपन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक करेंगे तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 6 अल्फा हो गए, और इसमें एक हाइड्रोजन एटम इधर काउंट करूंगा और 2 हाइड्रोजन एटम इधर काउंट करूंगा, इसमें 3 अल्फा है, तो मैं लिखूंगा इट विल बी A विल बी मोर स्टेबल देन B। तो अपन बता सकते हैं स्टेबिलिटी कैसे बताना है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया अपन को कैसे बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एग्जैक्टली जैसे कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी चेक किया वैसे ही फ्री रेडिकल के लिए भी करता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जैसे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं, एग्जैक्टली फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी भी वैसे ही चेक करते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं रेडिकल में।
सो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल अगर अपन चेक करें, नेक्स्ट द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। सो अगर अपन बात करेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो अपन कहेंगे देखो भाई ऑफ फ्री रेडिकल, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट करना है अपन को। तो अपन कहेंगे भाई जैसे अपन को ऐसे गिवन है और इथाइल रेडिकल मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है ना, CH3CH2 और रेडिकल ऐसे गिवन होगा। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो विल हैव ऑर्बिटल डायग्राम अगेन लाइक दिस, ऐसे अपने पास एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ऐसे होगा अपने पास, और रेडिकल में वी नो दैट वी हैव अ रेडिकल हियर, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ऑड इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन एटम मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे लिख लेता हूं, और एक हाइड्रोजन एटम जो फ्री रेडिकल के लिए लिखना होता है अपन को, मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं। दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, जो CH बॉन्ड होगा, वी नो दैट यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हाइड्रोजन है। सो दैट विल बी अ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल अपन लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, और दिस इज राइट, दैट इज मिथाइल रेडिकल, ऐसे बना लेते हैं अपन। अब फ्री रेडिकल में क्या होता है, देयर विल बी अ बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड का क्लीवेज तो होगा, लेकिन बॉन्ड क्लीवेज हमेशा क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो अगर अपन इसमें ना जैसे अपन बात करें उसको ना, जैसे बॉन्ड बना के देख लेते हैं अपन कि कैसे बन रहा होगा। जैसे CH बॉन्ड है अपन ने पहले पढ़ा, वैसे ही इसमें पढ़ लेते हैं भाई। CH बॉन्ड में आपने बताया ना कैसे कार्बोकेटाइन में कैसे हाइड्रोजन को ऑसिलेट होता है बॉन्ड, वो अपन ने पढ़ा। अपन क्या करेंगे, मैं क्या बता रहा हूं कि मतलब जो अपन ने मान लेते हैं अपन ने ये वाला बॉन्ड वहां पर बना रखा है, तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये वाले बॉन्ड अपन को पता है जब भी रेडिकल बनता है तो बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग फ्रॉम द सेंटर, मतलब होमोलिटिक लेवल जब बॉन्ड होता है तो बॉन्ड हमेशा सेंटर से ब्रेक होता है। अगर बॉन्ड हमेशा सेंटर से ब्रेक होगा तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, दोनों से मैं पाई बॉन्ड बना दूंगा, मतलब आई गेट अ रेडिकल हियर, ये हाइड्रोजन जो होगा वो रेडिकल जैसे बन जाएगा, और यहां पर मुझे क्या मिलेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने बॉन्ड बना लिया। अगर ऐसे बॉन्ड बनेगा तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी, लेकिन हाइड्रोजन अपने पोजीशन से नहीं जाएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि इसमें एक बार में एक CH बॉन्ड जो इसके प्लेन में होगा वो होमोलैटिक फिजन करके एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इससे मैं बॉन्ड बना दूंगा। सो इधर बॉन्ड बनेगा तो विल से दैट कि भाई यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन वो अगर अपना पोजीशन लीव नहीं करेगा तो फिर ये ब्रेक होगा होमोलैटिक फिजन, और फिर अपन इससे बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे अपन, उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बना देते हैं भाई, दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर दिस, ऐसे बना देंगे अपन। लेकिन इसमें अपन चार्जेस नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ना तो इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना ही इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, हमें बस ये पता रहेगा कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, कार्बन CH बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो पहले था ही, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो द CH बॉन्ड एनर्जी विल बिकम वीक। तो फ्री रेडिकल में बिल्कुल वैसे ही, बस यहां पर क्या होता है कि पहले से पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और रेडिकल में क्या होता है, वहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें पता है रेडिकल मैकेनिज्म में हमेशा जब भी रेडिकल बनेंगे तो बॉन्ड्स हमेशा ब्रेक होते हैं होमोलिटिकली। तो होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो यहां पर भी वो हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी प्रोटॉन की, मतलब हाइड्रोजन की होल्ड करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, इसलिए उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। रेडिकल की स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी तो आपको दिख ही रहा है कि अगर कोई बॉन्ड एनर्जी की बात करेगा, जैसे कंपैरिजन अपन ने किया था कार्बोकेटाइन में, वैसे बॉन्ड एनर्जी में अपन कर सकते हैं इसमें। एग्जैक्टली आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैं अगर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा मैं, आंसर विल रिमेन सेम, कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द रेडिकल विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बोकेटाइन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर्स में भी अगर हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट सेम है तो अपन उसको, हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट अगर सेम है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम होगा तो अपन उसमें इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे। सो दीज आर द रेडिकल्स, मतलब रेडिकल में आपको स्टेबिलिटी ऐसे ही चेक करना है जैसे कार्बोकेटाइन में किया था, बिल्कुल वैसे ही आप रेडिकल में भी स्टेबिलिटी चेक करोगे।
तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई यहां से ये ब्रेक होके इधर चला जाए, अपन सिर्फ क्योंकि यहां से हाइड्रोजन इधर चला जाए और रेडिकल उसी पर रह जाए कि हाइड्रोजन यहां जाके बन जाए बॉन्ड, तो अपन कहेंगे भाई कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड बनेगा वो पीपी ओवरलैपिंग है, और ये वाला जो होगा वो एसपी ओवरलैपिंग होगा, और अपन कहेंगे पीपी ओवरलैपिंग थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा एसपी ओवरलैपिंग से। सो मैं ये वाला ज्यादा अपन को देना चाहिए प्रेफरेंस एज कंपेयर टू, राइट, दैट इज विद हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा ना, तो उस केस में अपन को उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए एज कंपेयर टू द अदर स्ट्रक्चर। और दूसरी बात ये अपन कहेंगे कि भाई अगर आप हाइड्रोजन को यहाँ लिखोगे तो एक ही बात ही तो बनाती है आपने जो वहां पर लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन अपने प्लेस से नहीं जाएगा, वो बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा बस, तो अपने पोजीशन से लीव करके कहीं नहीं जाने वाला। तो सेकेंड स्टेप के बाद नहीं, वो कुछ नहीं करने वाला, अपने पोजीशन पे ही रहेगा, उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा अपन को, और वापस ये मतलब अपने वापस पोजीशन पे आ जाएगा, वो कॉन्जुगेशन जैसे चल रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी रेजोनेंस चलेगा, तो वो अपन वैसे बताएंगे। सो रेडिकल का स्टेबिलिटी एग्जैक्टली वैसे ही बताएंगे जैसे कार्बोकैटायन का बताया। अब अगर मान लो अपन से कहा जाए कि ठीक है, मान लिया हमने कि सारा पार्ट जैसे मतलब कार्बोकैटायन में होता है, रेडिकल में भी वैसे ही होता है, अगर अपन कहेंगे नहीं मेरी मर्जी, मैं तो इसका भी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से बताऊंगा, कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी, तो अपन कहेंगे अगर आप कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से बताओगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके दोगे कहां, यहां तो पहले से ऑर्बिटल फील्ड है, तो इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन या इसको पार्शियली ब्रेक करके उसमें इलेक्ट्रॉन दोगे कहां पर, तो इसमें नहीं हो सकता ना हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा ना कि पहले से अगर अपन इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करें तो देंगे कहां, अगर पार्शियली मतलब ऐसे सेंटर से भी ब्रेक करें तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसके पास जगह ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन लेने की, इसलिए कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोनाइन में कार्बन के ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, और हमें रेडिकल में क्या चाहिए कि भाई यहां से ब्रेक करके इसको इलेक्ट्रॉन दें और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाए, तो अपन कहेंगे यहां से ब्रेक हो गई नहीं, क्योंकि वहां पर ऑक्टेट थोड़ी एक्सपेंड कर देंगे, यहां पर तो एनाइन पहले से है, तो फिर कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन ने लिखा भी नहीं था कि कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो अपन ने उसमें एप्लीकेशन में अपन ने लिखा भी नहीं था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। मैं इसको हटाने वाला हूं, कार्बोनाइन में नहीं होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बात मैं मतलब आपको बता रहा हूं, ये हटा, इसको हटा देता हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आप लोग इसमें तो लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल लिखने की बजाय कि एग्जैक्टली सेम होगा, बस पॉजिटिव चार्ज की जगह अपन को रेडिकल लिख लेना है, कंसेप्ट इससे। स्टेबिलिटी ऑर्डर, थोड़ा सा अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ आयंस एंड रेडिकल्स, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अपन ऐसे लिख लेते हैं, पहले मैं ना कार्बोकैटायन की बात कर लेता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, अगर मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली बात है अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, अपन को पता है, इसकी स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा होगी, वो भी अपन को पता है, और इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, वो भी अपन को पता है, बिकॉज इसमें 8 अल्फा हो गया, इसमें 9 अल्फा था, इसमें 6 अल्फा है, और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है।
अगर हम फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल में भी सेम ऑर्डर अपन लिखेंगे, बिकॉज फ्री रेडिकल में भी अपन क्या लिखते हैं, दैट इज सेम ऑर्डर. रीजन इज बिकॉज हाइपर कंजुगेशन उसमें भी देखते हैं. बट अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इज मोर देन हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन इंडक्टिव इफेक्ट. अपन इसमें भी लिख सकते थे कि भाई अगर रेजोनेंस होगा तो अपन को डिपेंडिंग ऑन कि कितना रेजोनेंस है उसके हिसाब से अपन को बताना पड़ेगा. राइट? तो अपन इसे बता सकते हैं. अब मैं कार्बन आयन की बात करूंगा तो अपन कहेंगे भाई कार्बन आयन में क्या होता है. ऑब्वियसली बात है, अपन कहते हैं अगर 3 डिग्री होगा तो अपन जैसे लिखते हैं कि भाई देखो कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो रिलेटिव टू अदर कार्बन एटम वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर रिलेटिव टू अदर कार्बन एटम वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा पुल कर रहा होगा अपनी तरफ, तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा. ये ज्यादा कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इससे, और ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इससे. तो अपन बता सकते हैं सारे के सारे कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज थे, तो अपन उसको उस टाइप से बता सकते हैं कि ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. तो अपन वैसे बता सकते हैं उसमें. अब जैसे अपन कहेंगे भाई अगर कोई कार्बन एटम है और अपन को बताना है कि थोड़ा सा कोई एग्जांपल लेके, जैसे अच्छा इन दोनों में अगर कंपेयर करना है ऐसे हो जाएगा. सर अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो वैसे तो कार्बोनाइन और कार्बोकेटाइन का कंपैरिजन नहीं आएगा कि भाई एक जगह कार्बन लिखा हुआ कार्बोकेटाइन लिखा है, एक जगह कार्बोनाइन. लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज इसके प्लस इफेक्ट की वजह से बढ़ रहा होगा. तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ कम हो रहा है, और यहां पर स्टेबिलिटी प्लस इफेक्ट से बढ़ रहा है. मतलब इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इससे, बिल्कुल बोलूंगा मैं कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है, तो अपन बता सकते हैं उसमें कि अपन को क्या करना है, और अपनी तरफ से कोई भी मतलब ऐसे गड़बड़ नहीं करना कि मैं अच्छा यही मैं आपने जो बता दिया मैं सभी जगह यही यूज करूंगा. मैं इसमें बहुत सोच समझ के ही एग्जांपल लिख रहा हूं. ठीक है ना, मैं बहुत कुछ सोच के एग्जांपल लिख रहा हूं. ठीक है ना, इसलिए कि मुझे आगे काफी सारे एग्जांपल आपको बताने हैं कि क्या करना है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हटाने हैं. ठीक है ना, इसलिए मैं काफी सोच समझ के ही बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूं. तो क्योंकि इसमें मैंने कोई भी रेजोनेंस वाला नहीं लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं लिखे, मैंने रिलेटिव मतलब लिखा आपको. रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, हाइपर कॉन्जुगेशन है तो ज्यादा स्टेबल है, इंडक्टिव इफेक्ट से कोई एक्सेप्शन नहीं. यहां भी अपन ऐसे ही लिख सकते थे कार्बोनाइन में. तो कार्बोनाइन में अगर रेजोनेंस फिनोमेना है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्टेबल होगा. इसमें भी अपन लिख सकते हैं कि अगर रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होगा इंडक्टिव इफेक्ट से. तो फिर सर इसमें भी लिख देते हैं. तो कार्बोकेटाइन में थोड़ा सा कभी कभी मतलब थोड़ा अलग ऑर्डर किया जाता है तो रेजोनेंस वाले से. जैसे अपन एग्जांपल लिखे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात की अपन ने, ऑफ कार्बोकेटाइन की, बिकॉज मैं हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करना चाहता हूं. एग्जाम्पल तो बहुत सारे अपन कर सकते हैं, इफ और बट मेरे दिमाग में सारे ही होंगे कि कितने मिसकंसेप्शन मुझे हटाने हैं वो मुझे पता है, तो अपन वो हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है.
सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता कि रेजोनेंस है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा, वैसे नहीं जाना चाहता मैं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3C CH3 और CH3 पॉजिटिव चार्ज, और बी मेरे पास ऐसे गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज, और सी मुझे गिवन है, ये दोनों मुझे गिवन है, मुझे पता है इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है क्योंकि इसमें तो डीलोकलाइजेशन है और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, लेकिन स्टेबिलिटी एक ही ज्यादा होगी बी से। द रीजन इज 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा होते हैं, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम विच आर शोइंग अ पार्शियल रेजोनेंस, लेकिन इसमें पार्शियल रेजोनेंस क्योंकि 9 हाइड्रोजन है ना, उनसे उतना एनर्जी लिबरेट हो जाएगा जितना इस डीलोकलाइजेशन से नहीं होगा। तो अगर इससे डीलोकलाइजेशन से नहीं हो रहा है, एक डीलोकलाइजेशन से, एक ही बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ही तो है, तो एक बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से उतना एनर्जी लिबरेट नहीं होगा जितना 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम से हो जाएगा। यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, so even though it is a partial resonance but there are 9 hydrogens, यहां पर resonance है, pure resonance है, but the number of bonds is only one for conjugation, so the energy liberated in this case is less than this. There is resonance but the energy liberated is less, resonance phenomena, but energy liberated is less. So अगर हमारे लिए तो ये होगा कि भाई दोनों को बना के देखते हैं और जिसमें ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना, तो यहां पर अपन कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस फिनोमेना। तो अभी कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन ने कंप्लीट नहीं किया, स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन चेक करेंगे, पहले अपन को ये पता चल जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में मुझे कब किसको प्रेफरेंस देना होता है, वो मैं जो कंपाइलेशन की बात कर रहा था वो करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि अगर सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन एटम से ही चेक करना है तो मुझे पता है क्या करना है, इधर कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो ज्यादा ही स्टेबल होगा, अगर ये रेडिकल और ये रेडिकल की बात करूंगा तो रेजोनेंस है तो ज्यादा ही स्टेबल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ज्यादा स्टेबल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपन को। प्रॉब्लम अपन को ये क्रिएट करेगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो अपन ने वहां पर चेक कर लिया और अपन ने दोनों में से ये चेक कर लिया कि भाई इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन था क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो तो दिख ही रहा है अपन को, और उसमें वो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं जो कार्बन, उनसे जो कार्बन अटैच्ड है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस फिनोमेना है। वो मैंने आपको बता रखा है लास्ट क्लास में अच्छे से कि रेजोनेंस फिनोमेना होता क्या है, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस कर रखा है कि रेजोनेंस फिनोमेना क्या होता है। अब अपन चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो थर्ड पॉइंट मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन में भी क्या होता है, जैसे अपन मान लो कोई एल्कीन ले लेते हैं, अपने पास ऐसे एल्कीन गिवन है, सपोज विल टेक, सपोज वी हैव, क्या हुआ वीडियो सर वीडियो नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने आप कैसे हो गया, अभी दिख रहा है? यस सर। अपने आप कैसे बंद हो गया? तो कुछ किया ही गूगल कुछ किया होगा, चलो ठीक है। तो अभी तो नहीं हो रहा ना वीडियो पॉज, अभी देखूंगा तो होगा ना, चलो ठीक है। तो सपोज वी हैव, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि भाई अपने पास 1 प्रोपीन है, वी हैव 1 प्रोपीन, इससे चेक कर लेते हैं। अगर अपने पास 1 प्रोपीन है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 प्रोपीन। तो अपन क्या करेंगे 1 प्रोपीन में, दैट इज वी आर गिवन लाइक दिस है, अपन ये अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, दैट इज 1 प्रोपीन। अपन सबको पता है 1 प्रोपीन में जो कार्बन एटम होगा ना, ये इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स है, ऐसे
और इसमें मैं CH डबल बॉन्ड CH2 लिख सकता हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे अपन लिख रहे थे कि भाई कार्बोकेटाइन था, अभी अपन इसमें लिख सकते हैं ऐसे कि अपने पास सपोज यहां पर मेरे पास ये गिवन है, ये 3 कार्बन एटम गिवन है, ये इसके पास ऐसे गिवन था, ये हाइड्रोजन है, इसका ये हाइड्रोजन है एक, और ये इसका एक हाइड्रोजन है, और इसका ये पाई बॉन्ड था जो अपन को गिवन है प्रोपीन में। इसके पास भी हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम अपन बना लेते हैं ऐसे, एक हाइड्रोजन एटम अंदर की तरफ होगा और एक अपन कहेंगे ये ऐसे होगा, एक पूरा ऑर्बिटल बना लेता हूं। इसके पास ये बॉन्ड है अपने पास। अब अपन को साफ साफ दिख रहा है, अगर अपन चेक करेंगे इसमें तो अपन कहेंगे देखो भाई, जो अपने पास ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये वाला, तो कार्बन कार्बन है, एक कार्बन अंदर की तरफ है ऐसे, आपने जो लिखा हुआ एक कार्बन अपन ने अंदर की तरफ लिखा हुआ है। इसके पाई बॉन्ड ऐसे हैं, इसके पाई बॉन्ड ऐसे थे, ऐसे ये पाई बॉन्ड है इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड का। हाइड्रोजन अपन को पता है एक इधर होगा एक इधर होगा, इसका हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड है। तो अपन क्या करेंगे, इसके पास ये वाला कार्बन एटम जो है, इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, और एक ऊपर की तरफ होगा। ये वाला CH बॉन्ड इस ऑर्बिटल के प्लेन में है, ये वाला CH। अभी ये वाला CH बॉन्ड अगर इसके प्लेन में होगा तो ये इससे मिक्स होना चाहेगा, पार्शियली, इसलिए पार्शियल इसलिए बोलते हैं अपन क्योंकि अगर एग्जैक्टली ऐसे होता है तो मिक्सिंग अच्छा होता है। और हर बार अपने पास क्या आ रहा है, हाइड्रोजन ऐसे टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन एटम को आप मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा वो ऐसे लेफ्ट में ऐसे होता है क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना ये, तो वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होते, फाइव ऑर्बिटल जो मिक्स होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो अपन उसको पार्शियल मिक्सिंग बोलते हैं। तो अगर ये इससे मिक्स करेगा और ये ऑलरेडी इसके पास है ऐसे है, तो जब ये इससे मिक्स करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। इसका मतलब है टॉकिंग अबाउट दैट कि मेरे पास अगर ऐसे गिवन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे दूं तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं इसको दे दूंगा। इसका मतलब है इन दोनों में से आप कह रहे हो मुझे कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर लूं ये वाला बॉन्ड, तो फिर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन ये वाले पाई बॉन्ड को इस पे शिफ्ट कर लूंगा, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन व्हाट यू आर टेलिंग। और ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल ऑब्वियसली बात है पाई बॉन्ड के प्लेन में आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, अपन लिखेंगे भाई यहां पर हाइड्रोजन हो गया, यहां CH हो गया, यहां हाइड्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहां डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 ऐसे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हर बार आप मतलब ऐसे बॉन्ड को व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है बिकॉज दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं ना, दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे उनसे जो एटम अटैच है वो अल्फा होता है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो ये कॉन्जुगेशन शो करेगा इसके साथ कि भाई अगर अपने पास ऑर्बिटल सेम प्लेन में है तो आप उसमें कॉन्जुगेशन शो करोगे। और हर बार अपन यही तो बता रहे हैं कि भाई ऑर्बिटल अगर सेम प्लेन में आ रहा है तो अपन उसको कॉन्जुगेशन करेंगे, लेकिन अपन ऐसे कार्बोकेटाइन था तो आपने कार्बोकेटाइन में भी बताया, रेडिकल था तो रेडिकल में भी बताया, इधर भी आप बता रहे हैं। अब देखो अपन कहेंगे भाई कार्बोकेटाइन में भी आपने बताया ऐसे, अगर अपन ने चेक किया पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना, और ये खांसी वाली खांसी नहीं है जो मतलब होती है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बोल भी दिए थे कि सर आप ना टेस्ट करवा लो, खांसी आ रही है आपको, ठीक है, हमने कहा ठीक है ये वैसे नहीं था, ठीक है। तो अपन कहेंगे क्या करेंगे, बट वो मतलब ठीक है अच्छा है, बच्चे कह रहे हैं कि सर टेस्ट करवा लो, तो अपन चेक करेंगे बेटा। देखो अगर अपन शिफ्ट करेंगे ना इसको, अब आप एक बार देखो भाई कुछ तो ड्राइविंग फोर्स बताओ जिसकी वजह से हम ऐसा करें, ठीक है। एक तो आपने बताया कि कार्बन पे से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, सिर्फ वही रीजन है क्या, या कोई और भी रीजन हो सकता है? तो अपन कहेंगे देख इसमें क्या हो रहा था ना कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से बॉन्डिंग के लिए इसमें 109 था, अपन को ये पता है, जबकि ऐसा बनने से 120 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेन तो रिलीज हो रहा है। भाई दो एटम के बीच में अगर इंटरेक्शन कम बॉन्ड एंगल पे है और दो एटम के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा बॉन्ड एंगल पे है तो रिलीज तो हो रहा होगा ना स्ट्रेन,
इनमें रिपल्शन, क्योंकि अगर दो एटम पास में होंगे तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा। तो अगर अपन देखें तो एक तरीके से अपन ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई ये दोनों sp2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें प्लेनरिटी आ रहा है, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, वो ड्राइविंग फोर्स रहा होगा, लेकिन हमने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके पाई बॉन्ड बनाया इसलिए वो वापस जा रहा है, तो एक तरीके से एक ड्राइविंग फोर्स वो भी हो गया। नो डाउट इस पे ज्यादा स्टेबल है कार्बन के कंपैरिजन में, लेकिन उधर एंगल स्ट्रेन भी, मतलब यहां से स्ट्रेन जो यहां पर इन दोनों के बीच में कम बॉन्डिंग जो था वो ज्यादा बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है इनमें रिपल्शन कम होगा, तो वो भी एक ड्राइविंग फोर्स होगा। और इसमें भी मैं कहूंगा देख, यहां पर एक तो बॉन्डिंग यहां से 109.28 मिनट से 120 हो रहा होगा, दूसरा अगर अपन देखें तो ये वाला पार्ट देखो तुम, जैसे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, अपन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थोड़ी सी, द नेगेटिव चार्जेस इन कॉन्जुगेशन में अपन को ऐसे कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, मतलब यहां पर अपन को ये कैसे, जिसको अपन कहते हैं ना ऐसे एलाइलिक कार्बन है, बट उस पार्ट को कोई पूछता नहीं है कि मतलब एलाइलिक कार्बन आयन विल बी फॉर्म, अगर पूछेगा भी ना तो इतना इजी होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद कोई भी हमसे कुछ भी पूछे ना इसमें, मैं बता दूंगा कि क्या उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ये सारे पार्ट अभी एंगल स्ट्रेन ही पढ़ाऊंगा मैं तो आपको काफी देर तक, कि एंगल स्ट्रेन होता क्या है और अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसमें अपन को कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स में ये भी दिख रहा है कि यार एंगल यहाँ तो 109 है, यहाँ पर 120 हो रहा है, मतलब थोड़ा सा रिलीज तो हो रहा है रिपल्शन, क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो कंट्रोल रिपल्शन कम होगा, अपन वैसे बता देंगे। तो यहां पर अपन कहेंगे ये शिफ्ट होने का रीजन ये तो ये है कि एलाइलिक टाइप ये बन रहा है, दूसरा एंगल स्ट्रेन भी रिलीज हो रहा है, लेकिन होगा क्या ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो अपन कहेंगे देख भाई यहाँ कम से कम न्यूट्रल तो था, यहाँ तो चार्जेस बन गए, रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो आया लेकिन चार्जेस तो बने, जैसे भी इजोमेरिक में होता है, तो अपन कहेंगे भाई ये वापस आएगा, दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो ये वापस बनेगा, जैसे बनेगा भाई कॉन्जुगेशन वापस होगा तो वापस बनेगा बॉन्ड। तो इसमें भी इस मिक्सिंग से भी एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा, अगर एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा तो अपन कहेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो more the number of alpha hydrogen atom, more will be the mixing of orbital, more will be the stability, so that is why we say that ki alkenes show stability due to hyperconjugation। तो मैं ये स्ट्रक्चर हटा देता हूं, कैसे अपन ने ऑर्बिटल्स को देखा, वो एक ही प्लेन में आ रहे हैं इसलिए वो मिक्स हो रहे हैं, और यहां पर इसका पी ऑर्बिटल अपन बता सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड यहां पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलेंगे अपन उसे। So that is about the sigma pi conjugation. Now we can write the example in this, right? तो अपन बता सकते हैं भाई, और ये बिल्कुल भी आप नहीं बोल सकते कि इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल होगा, या ये अपन कहेंगे ऑब्वियस सी बात है जो न्यूट्रल है चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। तो चलो अपन ऐसे लिख लेते हैं, अपन बता देते हैं भाई, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कर लेते हैं अपन, तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, order of stability of alkene, alkene का स्टेबिलिटी कर लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और बी मेरे पास ऐसे गिवन है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा, तुम ही बता दो। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई एल्कीन्स में क्या होगा, दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे, तो इनसे जो भी कार्बन एटम अटैच होंगे ना वो अल्फा है, जो अल्फा से अटैच है वो बीटा है, जो बीटा से अटैच है वो गामा है, तो ज्यादा स्टेबल इसमें ये अल्फा है और इसमें ये अल्फा है, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें
3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ऑब्वियस सी बात है, ए इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल 2 ले लेता हूं, ए मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बी मेरे पास ऐसे गिवन है, अभी कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो ए और बी में अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, उसमें है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो बी इज मोस्ट स्टेबल है। और इसमें बताओ ए बी सी में से अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना। तो इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम किसमें होंगे? इसमें तो एक ही अल्फा होगा ना, इसमें 1 2 3 9 अल्फा होंगे, और इसमें 5 अल्फा होंगे, 2 इधर और 3 इधर, इधर 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, इधर तो अपने पास एक ही होगा बस। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो इसमें तो आ गया बी सी और फिर ए। देखो भाई, बी सी और ए, किसी को डाउट है तो बोलो। लास्ट वाला ए बी सी डी है, उसमें बताओ। एग्जाम्पल 2 में मैंने आपको, मतलब इसमें अल्फा कार्बन एटम ये है ना एग्जाम्पल 2 में, और इसके पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये 3 अल्फा इसके लिखे थे, 3 अल्फा। एग्जाम्पल 2 में 0 अल्फा, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें, और इसमें तो एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। बोलो अगर कोई डाउट है तो 2 वाले में समझ में आया ना? 3 वाले में भी किसी को डाउट है तो बोलो, 3 वाला भी बता सकते हैं। थ्री वाले में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम लिखते हैं पहले। 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, 6 हो गया, राइट ना? अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम काउंट करना आ गया तो स्टेबिलिटी आ गया। इधर 3 होगा, इधर 2 होगा, इधर 1 हो गया, फंस गया। मैं इसी को अवॉइड कर रहा था और यही आ गया। पता है इसको अवॉइड करते हैं, मैं इसको अवॉइड कर रहा था और यही आ गया। ठीक है, मैं इसी पार्ट को अवॉइड करना चाहता था कि दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो मैं इसको 3 + 3 10 अल्फा आ गया, और इसमें सिर्फ ये वाले 2 अल्फा होंगे तो 2 अल्फा आ गया।
मैं इसको अवॉइड करना चाहता था, दोनों 6 अल्फा हो गए तो फिर मुझे मतलब दोनों को अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो मैं एक चेंज करता हूं, तो फिर अगर अपन एक चेंज करेंगे तो अपन ऐसे कर देते हैं, इसको अपन हटा देते हैं ऐसे, ठीक है चलेगा ना, इसको अपन ऐसे कर देते हैं, है ना। तो इसको ऐसे कर लेंगे अपन, या ऐसे कर रहे थे सभी में तो अपन इसको ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, तो ये 7 अल्फा हो जाएगा। उसको चेंज करता हूँ मैं, उसको अभी मतलब अभी उतना अपन राइट ना ऐसे कर देते हैं और बता देते हैं। तो अपने पास आ गया भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को सी आ गया 10 सबसे ज्यादा, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद ए आ गया, उसके बाद डी आ गया, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब अपन एग्जांपल 5 की बात करते हैं। अब एग्जांपल 5 में मेरे पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल 5 में विल बी गिवन ए अपने पास गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और बी मेरे पास गिवन है दैट इज CH3 CH3 और इसमें डबल बॉन्ड लिख के CH3 ऐसे कर लेता हूं। तो बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अब ऐसा नहीं है कि अपन ने वो अवॉइड किया तो मतलब उसको हटाया अपन ने तो अपन उसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप उतने तैयार नहीं हो कि उस पार्ट को पढ़ सको, ठीक है ना। तो उसमें अपन ऐसी किसी चीज में अपन एकदम से जाके बढ़ जाए जिसमें बहुत अजीब टाइप के कंसेप्ट हो, तो अपन रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, जब आएगा तो आप समझा देना। ऐसा तो है नहीं कि तुम पूछोगे नहीं 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 हमारी मर्जी, हम तो अलग अलग दिख रहे हैं ना, आप बताओ, आपको यही तो काम है आपका, तो अपन बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, एक एक कंसेप्ट पे चलते हैं ना, ठीक है। इसलिए मैंने हटाया, अगर मैंने हटाया तो हटा दिया करो, ठीक है, सबने कुछ सोच के हटाया। इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर 3 अल्फा है, इधर भी 3 अल्फा है, इधर 3 अल्फा है, इधर 3 अल्फा है, इधर 3 अल्फा है, तो अपन को कोई डाउट नहीं है लिखने में कि बी इज मोर देन ए, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप बिल्कुल लिख सकते हो कि बी इज मोर देन ए, ठीक है। तो यहां पर अपन को बी इज मोर देन ए आ रहा है अपने पास, है बी इज ग्रेटर देन ए। तो अपन बता सकते हैं क्या बोर्ड थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? बोर्ड थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? सर अभी ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, और मैं सामने था ना, हो सकता है कि मेरी वजह से हो, क्योंकि कभी कभी मेरा कैमरा जो है वो ऐसे है, जिसकी शक्ल पसंद नहीं तो वो ऐसे कर देता है ब्लर कर देता है। अच्छा ठीक है, अब अपन थोड़ा सा मतलब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल 6 पे आते हैं। मेरे पास गिवन है ऐसे CH3 CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है ना, स्टेबिलिटी बताना है अपन को, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड H है। बी में मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और इधर भी H है। मेरे पास C गिवन है दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड H गिवन है, और D मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CH3 डबल बॉन्ड और CH और H गिवन है अपने पास। ये अपन ने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, अपने पास ये एग्जांपल आ गए। सो व्हाट वी कैन डू इज, देख इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 9 अल्फा है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बाकी सबके सब जो आपने दे रखे हैं उनमें 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, बाकी जो आपने दे रखे हैं बाकी सभी में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी 3 में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम सेम है, तो क्या फिर कैसे बताएंगे अपन स्टेबिलिटी? तो अपन क्या करेंगे, सी और बी में तो अपन बता सकते हैं कि भाई देखो सी और बी में ये दोनों ही कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
दोनों ही कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो अगर इसमें अपन चेक करेंगे तो इसमें ज्यादा दूसरे ग्रुप का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा ट्रांस वाले का, इसको अपन कहते हैं ट्रांस आइसोमर। अगर ये sp2 है तो सिस ट्रांस थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पढ़ा था बनने इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो अपने पास इसको ऐसे गिवन है अपने पास, ठीक है ना, CH3 और H, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर जब दोनों ही CH3 एक ही तरफ होंगे ना ऐसे, तो इनके आपस में वंडरवॉल रेडियाई ओवरलैप करते हैं। हमें वंडरवॉल रेडियाई कैलकुलेट करने आते हैं। वंडरवॉल रेडियाई होता है कि उसके एक्चुअल साइज से 4 टाइम साइज को कंपेयर करना। एक्चुअल साइज से 4 टाइम साइज को ले लेना, एक्चुअल साइज से 4 टाइम्स लेना, एक्चुअल साइज से 4 टाइम्स लेना, वो वंडरवॉल रेडियाई अपन ने पढ़ा हुआ है, बी का वैल्यू 4 × 4/3 πr³ वाला। तो इसको कहते हैं अपन वंडरवॉल रेडियाई। अगर इसमें वंडरवॉल रेडियाई दो ग्रुप जो पास पास प्रेजेंट हैं, अगर उनका वंडरवॉल रेडियाई आपस में ओवरलैप करता है, तो उन कंपाउंड में अगर ओवरलैप करता है तो उन कंपाउंड में वहां पर हम वंडरवॉल रिपल्शन अज्यूम करते हैं। उसको अपन स्टेरिक रिपल्शन भी बोलते हैं, अपन उसे वंडरवॉल रिपल्शन भी बोलते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, या स्टेरिक रिपल्शन भी बोलते हैं। ये सभी उसे अपन नाम दे देते हैं केमिस्ट्री में, इसको अपन वंडरवॉल रिपल्शन भी बोलते हैं। तो अगर दो ग्रुप उनके जो रेडियाई हैं अगर वो आपस में ओवरलैप करें या वो राइट ना आपस में टच भी करेंगे तो भी थोड़ा सा उनमें वंडरवॉल रिपल्शन होगा। और वंडरवॉल रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब है किसी भी टाइप के रिपल्शन में एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी रिपल्शन से तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि ट्रांस वाले में, जिसमें ये ट्रांस है, ये वाला ट्रांस है, इसलिए ट्रांस वाले में वंडरवॉल रिपल्शन नहीं है तो उसमें एनर्जी नहीं बढ़ेगी। लेकिन सिस वाले में, इसको अपन सिस कहेंगे, सिस वाले में वहां पर वंडरवॉल रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि स्टेबल वो ज्यादा होता है जिसकी एनर्जी कम होती है। तो लिखो वंडरवॉल स्ट्रेन और वंडरवॉल रिपल्शन क्या होता है, राइट ना। व्हेन टू ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल, when two or more groups in a molecule, when two or more groups in a molecule are lying at a distance, are lying at a distance, are lying at a distance, when two or more groups in a molecule are lying at a distance equal to or less than their van der Waals radii, equal to or less than their van der Waals radii, equal to or less than their van der Waals radii, then it has a van der Waals repulsion. Then it has van der Waals repulsion. Then it has van der Waals repulsion. Then it has van der Waals repulsion. Example में लिखो, example, generally in cis isomers and ortho substituted benzene, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर कोई बेंजीन मॉलिक्यूल है और उसमें ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूटेड है तो ऑब्वियस सी बात है उनके van der Waals रिपल्शन वहां पर जरूर होगा। एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सिस आइसोमर्स तो मैंने अभी अभी आपको बताया, सिस और ट्रांस के बीच में। एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है और उसमें ऑर्थो में सब्स्टिट्यूशन है। ये भी इसका ये ऑर्थो पोजीशन है, इसका ये ऑर्थो पोजीशन है, अपन सबको पता है व्हाट इज ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशंस, ठीक है।
अब ये पार्ट जो अपन ने लिखा हुआ है ना, वंडरवॉल रिपल्शन वाला पार्ट, वंडरवॉल रिपल्शन, ये जो डेफिनेशन लिखा ना, इस पार्ट को ऐसे ब्लॉक में डाल दो ताकि अपन को पता रहे कि इस पार्ट का वो कंटिन्यूएशन नहीं है, वो सर ने अलग से कोई कंसेप्ट बताया था हमें। तो जब मैं कोई अलग से कंसेप्ट बताऊंगा तो आपको ऐसे ब्रैकेट में डाल देना चाहिए उसे, ताकि अपन को पता रहेगा कि ये कंटिन्यूएशन नहीं था, सर ने इसको समझाने के लिए मुझे कोई कंसेप्ट बताया था। तो अपन को वो कंसेप्ट ध्यान भी रहेंगे कि वो बॉक्स वाले कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो अपन सबको पता है क्या होता है, बेंजीन होता है, इसमें कोई ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन नहीं होता। लेकिन अगर इसमें कोई भी ग्रुप आप अटैच करोगे एनी अदर देन हाइड्रोजन, तो उसमें क्या होता है, उसके अपोजिट वाला कार्बन को पैरा बोलते हैं और उसके साइड वाले को ऑर्थो बोलते हैं और इनको मेटा बोलते हैं, ये अपन को पता है। ये मेटा पोजीशंस होते हैं, ये ऑर्थो पैरा मेटा जो होता है वो पोजीशन होता है, ये अपन ने लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ और काफी पढ़ा हुआ है अपन ने, राइट ना, तो अपन बता सकते हैं। अब देखो भाई, इसमें अपन कहेंगे, ये बॉक्स में डाल दिया आपने, अब आप कहोगे ड्यू टू वन डी वाल रिपल्शन C is more stable than B. Due to van der Waal repulsion, B is less stable than C. क्योंकि van der Waal repulsion रीजन बता रहे हैं ना अपन, due to van der Waal repulsion in cis isomer, B is less stable than C. C वाला ट्रांस आइसोमर। ये ऑर्थो मेटा पैरा अपन ने पोजीशंस, जब अपन ने डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे ना अपन, तब अपन ने सीखा था केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन के अलावा भी मैं उनमें कंपेयर करके ये बता पाया कि इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है इससे। ये तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें तो वो ज्यादा स्टेबल था। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं बिटवीन C एंड D, तो ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए वैसे, किसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, C को या फिर D को? हाँ, स्ट्रक्चर D is more stable than C. ठीक है ना, अगर अपन C और D की बात करेंगे तो मुझे पता था तुम C बताओगे, मतलब ये मुझे अच्छे से पता था, इसलिए मैंने तुमसे पूछा था, बिकॉज मैं चाहता था कि अगर मैं ही सारा कुछ बताऊंगा तो शायद तुम लोग बाद में गलती भी कर दो पेपर में, और मुझे पता था कि तुम मुझे यही बताने वाले हो ज्यादा स्टेबल, ये नहीं बताने वाले, ये बात मुझे पता थी। ठीक है, इसलिए मैंने तुमसे जानबूझ के ही पूछा था कि मुझे पता था एवरीबॉडी विल से दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, क्योंकि आपको लगेगा ये दूर दूर है, ये पास पास है। अब देख, इन दोनों ही केसेस में पहले मैं आपको रीजन बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन वो करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे बताना पड़ेगा, मेरे पास ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसमें अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बताऊंगा तो इसमें भी मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन शो करूंगा तो बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होके इस पे एनाइन बनेगा, सो इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। मैं छोटा बना देता हूं, कोई बात नहीं, बट दिखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपन को। मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को दिखेगा तो और भी अच्छा होगा। और इसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन मेरे लिए ऐसे हो जाएगा, थोड़ा छोटा बना देता हूं, कोई बात नहीं। पता इन दोनों में ही जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा था ना, इन दोनों में ही जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा था तो इसके किसी भी हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे आई गेट 2 डिग्री एनाइन, इसके किसी भी हाइड्रोजन से आप हाइपर कॉन्जुगेशन करो चाहे इनसे या इनसे, मुझे नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे मिलेगा जो दो तरफ से कार्बन से अटैच होगा।
मुझे नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे मिलेगा जो दो तरफ से कार्बन से अटैच होगा। राइट राइट, मुझे नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे मिलेगा जहां मुझे दो तरफ से कार्बन से अटैच होगा। अच्छा तुम्हारा ठीक है। और अगर यहां पर 6 हाइड्रोजन से देखूंगा तो ये 1 डिग्री एनाइन बना रहा है। 1 डिग्री एनाइन का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर 1 डिग्री एनाइन का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत फास्ट शो करेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये लेस स्टेबल बना रहा है एनाइन, और ये मोर स्टेबल एनाइन बना रहा है। पता मैं क्या करता हूं, मैं यहां रुक जाता हूं क्योंकि तुम्हारी मैथ्स की क्लास भी है ना। मैं चाह रहा था पहले वो मैथ्स की क्लास नहीं होती ना आज आपकी, तो मैं आज मतलब जैसे लास्ट टाइम था ना 8:30 तक कंटिन्यू कर देते हैं, वैसे कर देता मैं। ठीक है, तो यहां पर रुकता हूं क्योंकि मैथ्स की क्लास है आपकी। बाद में अपन इस वाले एग्जाम्पल से वापस चलेंगे, इस वाले एक्सप्लेनेशन से। तो नेक्स्ट टाइम अपन इस वाले एक्सप्लेनेशन से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी अपन रुक जाते हैं, आपकी मैथ्स की क्लास भी है। तो चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय।